Hi friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss about a very important topic which is called as vector. तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि आज वेक्टर्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना अगर आपको वेक्टर को अच्छे से समझना है तो, बिकॉज मैं हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो आई थिंक वेक्टर के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सेकेंड जो पॉइंट है वो है वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल एंड इन राइटिंग। एंड तीसरा क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। एंड चौथा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो कि वेक्टर से क्या है रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज से। तो फ्रेंड्स आइए हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको मेजर करने के लिए हमको खाली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं बात करूँ, सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर का लेंथ हमको मेजर करना है, तो इसको मेजर करने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मैं इधर से इधर मेजर करूँ या इधर से इधर, मैं इसको इस डायरेक्शन में रखूँ या इस डायरेक्शन में रखूँ या इस डायरेक्शन में रखूँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसके लेंथ पे। तो अगर हमको क्या करना है, कोई भी क्वांटिटी को मेजर करना है, किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करना है, तो मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता है। अब जैसे हमको लेंथ ऑफ मार्कर बताना है तो लेंथ कितना आया, सपोज ये आया 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 क्या है, ये 12 है न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। अगर सपोज इसका हमको मास बताना है तो मास कितना आया, सपोज मास इज इक्वल टू 50 ग्राम आया। तो 50 क्या है, इट इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ग्राम इज व्हाट, यूनिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये अगर इनको हमको ऐड करना हो, सपोज ये दो मार्कर को हमने क्या किया, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया, तो इसका कंपोजिट लेंथ क्या होगा, सपोज इसका भी 12 है और इसका भी 12 है, तो अगर कंपोजिट लेंथ निकालना हो तो L1 प्लस L2 यानी 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। दो ब्लॉक्स लिए हैं हमने, सपोज इसका मास 3 ग्राम है और दूसरा जो मास है इसका क्या है, 4 ग्राम है। और अगर इनका कंपोजिट मास निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 यानी कि 7 ग्राम हो जाएगा। यानी ये क्या करता है, सिंपल जो रूल ऑफ अलजेब्रा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उसको ओबे करता है। सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ को भी ऐड करते हैं। तो वो क्वांटिटीज़ जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, यानी जिनको मेजर करने के लिए या जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, यानी नंबर प्लस यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, एंड दे obey the ordinary addition and subtraction rule of algebra are called as scalar quantities। क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, एनर्जी हो गया, एटसेट्रा। ये सारे क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमको खाली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसलिए इन सारे क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा आपने स्टार्टिंग में यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में ही मैंने आपको स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया हुआ था। अब हमारा जो दूसरा क्वांटिटी है, दूसरा क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। The second quantity is what? Vector quantity. अब मैंने बड़ा इजीली बताया कि अगर एक रॉड है उसका लेंथ क्या है, 3 मीटर है, दूसरे रॉड का लेंथ क्या है, सपोज 4 मीटर है, तो कंपोजिट रॉड का लेंथ L1 प्लस L2 बराबर 3 मीटर प्लस 4 मीटर हो जाएगा, यानी 7 मीटर हो जाएगा। सिंपली हमने क्या किया, ऐड कर लिया, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ए से बी किधर मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, बी की तरफ, कितना डिस्टेंस, 3 मीटर डिस्टेंस वो क्या करता है, मूव करता है। फिर B से क्या करता है, C मूव करता है। सपोज ये किधर, A से B किधर मूव किया, ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया। देन ये किधर गया, ड्यू नॉर्थ गया, ड्यू नॉर्थ कितना, सपोज 4 मीटर गया। तो अब पूछा जाए कि
उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ए से बी गया, बी से सी गया, तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या कोई पर्सन जो मूव किया ए से बी और बी से सी, उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये रूल के हिसाब से कितना होना चाहिए, 3 मीटर प्लस 4 मीटर बराबर 7 मीटर, यही होना चाहिए। आपको भी लगेगा कितना हुआ, 3 + 4 7 मीटर, सही है, बट ये करेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल, ये गलत है। कितना होगा एक्चुअल, हम क्या करेंगे, ए से बी को ड्रॉ कर लेंगे और एक्चुअल जो होगा वो होगा 5 मीटर। कैसे निकाला, हमने यहाँ पे ए सी बराबर निकाल लिया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करके प्लस 4 का स्क्वायर करके, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16 बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 मीटर हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो 7 मीटर आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। ये क्या कर रहा है, ये अपने एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ को ओबे कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्टली 3 मीटर प्लस 4 मीटर कर लिया और ये 5 मीटर आ जाए, 7 मीटर आ जाएगा, नहीं, हमने ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया, ट्रायंगल के रूल के हिसाब से ऐड किया। यानी हम जिस क्वांटिटी की बात करें वो डिस्प्लेसमेंट है, AC इज व्हाट, AC इज डिस्प्लेसमेंट, और इसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, एक सर्टेन रूल अप्लाई किया, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा नहीं अप्लाई किया एडिशन के लिए, बल्कि ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया। अब हमको ये बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में है। तो अगर ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये वाला साइड 4 है, ये 3 है, तो ये जो एंगल होगा आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो ये 5 आएगा, और ये जो एंगल होगा ये 53 डिग्री हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा ये 37 डिग्री हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, तो हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो 5 मीटर है। किस डायरेक्शन में है, तो हम बताएंगे कि इट इज 53 डिग्री। अगर हम क्या करें, यहाँ पे ड्रॉ कर ले एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। तो ये 50, इसको लिखेंगे 53 डिग्री किधर है, नॉर्थ की तरफ है, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से कितना नॉर्थ की तरफ है, 53 डिग्री। अगर ये हमको पूछा जाए कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना है, तो ये 37 है, तो ये भी हो जाएगा 37 डिग्री। तो हम ऐसा लिखेंगे 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे हम इसके पोजीशन को कंप्लीटली 2 टर्म से डिफाइन कर रहे हैं, एक तो मैग्नीट्यूड से, दूसरा एंगल से। एंगल क्या बता रहा है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ के डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये किसी एंगल पे है। तो ये क्या कर रहा है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है इस क्वांटिटी का, यानी इस क्वांटिटी को अकेले हम खाली 5 मीटर से उसका मैग्नीट्यूड बता सकते थे, बट किस डायरेक्शन में गया ये नहीं बता सकते थे। तो ऐसे क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज, एंड दे ओबे द सम वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो कुछ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, कौन कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, उसके अलावा और किसी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसा कि स्केलर में था वैसा यहाँ पे नहीं होगा, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो एडिशन के लिए सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा फॉलो करता है, ना कि ट्रायंगल रूल, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात कर लिया, यहाँ पे ये सपोज इलेक्ट्रिक करंट है, ये 3 एम्पियर है, ये भी इलेक्ट्रिक करंट है, ये 4 एम्पियर है, यहाँ पे एरो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ट्रायंगल के हिसाब से अगर सपोज ये 90 डिग्री है, तो ये क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बट ये 5 नहीं आएगा, बल्कि ये कितना आता है, 7 एम्पियर आता है। ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वो अपने वो वेक्टर्स लॉज को ओबे नहीं करते, बल्कि सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को ओबे करते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उनको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तीसरा जो क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, टेंसर। टेंसर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इनके पास डायरेक्शन भी होगा बट नॉट ओबे वेक्टर्स रूल, वेक्टर्स रूल को ओबे नहीं करते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज,
इसी हिसाब से आप प्रेशर को भी ले लो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बट ये भी क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी। अगर आपको एग्जाम में टेंसर नहीं दिया है तो आपको स्केलर लिखना पड़ेगा, याद रखना। ये क्वांटिटीज कौन सा हो गया, स्ट्रेस हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, प्रेशर हो गया, करंट हो गया, इनके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट ये वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इसलिए ये सारे क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं बोलेंगे। ये तीसरा क्वांटिटी है जिसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको टेंसर क्वांटिटी नहीं दिया गया है तो उसको स्केलर मानना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आज आइए हम लिख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया। वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो जाएगा, दोज क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction and obey some vectors laws, that is triangle law or parallelogram law, addition and subtraction, such quantities are called वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, देन एक्सेलरेशन, देन मोमेंटम, फोर्स एटसेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। कहीं ना कहीं इनका हमको मैग्नीट्यूड, जैसे हमने फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे, कितना फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया, ये दोनों चीज़ बताना पड़ेगा। हमने 30 डिग्री पे लगाया, इस पे कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का लगाया, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अब अगर सपोज एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, ये 5 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, ये 5 न्यूटन का, दोनों के बीच का एंगल सपोज 90 डिग्री है, तो अब रिजल्टेंट फोर्स किधर एक्ट करेगा, इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बना लेंगे और पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलॉन्ग क्या करेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्ट करेगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5√3 न्यूटन होगा। कितने एंगल पे एक्ट करेगा, 45 डिग्री पे, कहाँ से, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स से एक्ट करेगा। ये सब कैसे पता चलेगा, हमको वेक्टर क्वांटिटी से ही पता चलता है, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ से ही पता चलेगा। अगर ये लॉ नहीं होता तो हम रिजल्टेंट फोर्स कुछ और निकालते, रिजल्टेंट फोर्स कहीं और पे एक्ट कर रहा होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे सम वेक्टर लॉज, दैट इज ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये जानो कि वेक्टर का मतलब क्या है। वेक्टर का मतलब है, अगर ग्रीक लैंग्वेज में देखा जाए तो ग्रीक लैंग्वेज में वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। इन ग्रीक लैंग्वेज vector means carrier। वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, which signifies directional nature, of a quantity। जो क्या सिग्निफाई करता है, डायरेक्शनल नेचर को, यानी फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमेशा डायरेक्शन शो करेगा। यानी फोर्स लगाना है तो किस डायरेक्शन में लगाना है, फोर्स लगाया तो किस डायरेक्शन में लगाया। अगर हमको क्या करना है, मोशन डिस्क्राइब करना है, सपोज हमको एक कार का मोशन डिस्क्राइब करना है,
तो हमको बताना पड़ेगा कि कार किस वेलोसिटी से चल रहा है, यानी उसका स्पीड बताना पड़ेगा कि हाउ फास्ट कार इज मूविंग। दूसरा क्या बताना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हमको फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो फोर्स को हमको बताना पड़ेगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कितना न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है एंड किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। किसी एक की कमी से हम इनको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। अगर कार का मोशन डिस्क्राइब करना है देन वी हैव टू डिस्क्राइब दीज टू, हाउ फास्ट कार इज मूविंग यानी स्पीड बतानी है उसकी, एंड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये दोनों डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। तो ये उसी क्वांटिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, अब हम ये देख लेते हैं कि वेक्टर का डेवलपमेंट कब हुआ था। वैसे वेक्टर्स का यूज पिछले कई सेंचुरी से हो रहा है, बट सबसे ज़्यादा यूज़ इसका 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में किया गया था। लेट 19th सेंचुरी में किया गया था इसका यूज़, एंड इसको डेवलप किया गया था मैथमेटिक्स में। सबसे ज़्यादा इसका डेवलपमेंट मैथमेटिक्स में किया गया था बाय द टू मैथमेटिशियन, जिनमें एक का नाम है जोसिया विलार्ड गिब्स। ये कहाँ के थे, ये यूएस के थे। एंड दूसरा जो है नाम है वो है नाम ओलिवर, दूसरा नाम है ओलिवर हेविसाइड, जो कि ब्रिटेन के थे। इन्होंने क्या किया, मैथ्स में 19th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा वेक्टर का यूज़ किया था। यानी वेक्टर को डेवलप करने वाले ये दो लोग हैं, जोसिया विलार्ड गिब्स जो कि यूएस से थे और ओलिवर हेविसाइड जो कि ब्रिटेन के थे। ये दो लोग मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा वेक्टर का यूज़ किया था 19th सेंचुरी में, और वहाँ से पता चला था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हम ग्राफिकली कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन और ए लाइन विथ एरो हेड ड्रॉन टू अ स्केल। सपोज हमने क्या किया, एक स्केल ले लिया है ना, कोई भी ग्राफ पे एक स्केल हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या ले लिया, 1 मीटर ले लिया। तो अगर सपोज हमको 5 मीटर को रिप्रेजेंट करना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो लगा देंगे और ये 5 मीटर का हमने क्या बना दिया, एरो बना दिया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया वेक्टर का। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि हमने ये एक स्केल पे एक हमने क्या किया है, एरोड लाइन लिया है, यानी लाइन है, लाइन सेगमेंट जिसके एंड पे क्या लगाया है, एक एरो लगाया है। वैसे तो हम ऐसा एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये गलत माना जाता है, ट्रायंगल एरो लेते हैं, ट्रायंगल टाइप का। बट आदत हमको यही है, मेरा भी आदत वही है, मैं ये वाला एरो यूज़ करता हूँ। बट एक्चुअल में हम कौन सा लेते हैं, एरो, ट्रायंगल एरो का यूज़ करते हैं। तो अब ये जो आपने एरो बनाया हुआ है, इसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज टेल और ओरिजिन। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेल या ओरिजिन बोलते हैं, यानी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। एंड जो एंड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं हेड या टिप बोलते हैं, जो कि डायरेक्शन देता है वेक्टर क्वांटिटी का। टेल क्या बताता है, टेल बताता है ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट को बताएगा, ये जो हेड है ये डायरेक्शन को बताएगा। एंड ये जो लेंथ है, लेंथ से हमको क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका कितना लेंथ है, उससे हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इन राइटिंग में क्या होता है, इन राइटिंग अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर विथ एरो हेड ऑन इट। सिंगल लेटर चाहे अपर केस ले सकते हैं या लोअर केस, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं। या हम कभी कभी बोल्ड प्रिंटेड फॉर्म में भी, बुक्स वगैरह में बोल्ड प्रिंटेड फॉर्म में ऐसे दिया रहता है, ए या स्मॉल ए दोनों बोल्ड में दिया रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, मैथ्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो बार लगाया होता है, ए बार या ए अंडर बार होता है, इसको भी हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो अगर हमने क्या किया, सपोज फोर्स के ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया, क्योंकि फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एफ वेक्टर लिखेंगे और इसको हम रीड क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स वेक्टर, दिस इज रीड एज फोर्स वेक्टर। ऐसे ही अगर हमने एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन वेक्टर, तब इसको हम वेक्टर के साथ पढ़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से मूव किया बी की तरफ, और इसका अगर हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ए बी वेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट बी से ए की तरफ मूव कर रहा है तो एरो का डायरेक्शन इधर हो जाएगा।
और हम राइटिंग में इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इन राइटिंग वी विल राइट इट, हम क्या करेंगे, एरो का डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, इसके ऊपर जो हमने राइटिंग में एरो का डायरेक्शन हमने इधर बनाया है उसको हम क्या करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, बल्कि बी को इधर लिख लेंगे, ए को इधर, इसको क्या लिखेंगे, बी ए वेक्टर। तो अगर ग्राफिकली डायरेक्शन चेंज हुआ तो रिटन में डायरेक्शन हम क्या करते हैं, एरो का नहीं चेंज करते, बल्कि हम क्या करते हैं, जो लेटर्स है ए एंड बी इनको आगे पीछे कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफिकल एंड राइटिंग में हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमको क्या दिया है, कोई फोर्स वेक्टर दिया है, फोर्स वेक्टर ये कितना दिया है, 5 न्यूटन दिया हुआ है, किधर एक्ट कर रहा है, ईस्ट में एक्ट कर रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू, कोई भी वेक्टर है, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमको ये निकालना है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। एंड हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय मॉड्यूलस। हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं किसका, मॉड्यूलस ऑफ ए, या हम ऐसे लिख लेते हैं मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ले लेते हैं। तो मॉड लेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, या उसी को हम बोलेंगे पॉजिटिव स्केलर वैल्यू मिलेगा। किसी भी वेक्टर का मॉड हमेशा पॉजिटिव स्केलर वैल्यू देता है, उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो अगर हमको बोला जाए कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर यानी बराबर ए बी हो जाएगा। अगर हमको ऐसा दिया है, सपोज एफ वेक्टर बराबर 5 न्यूटन ईस्ट में दिया है, तो मॉड ऑफ एफ वेक्टर क्या होगा, इट इज ओनली 5 न्यूटन, ईस्ट क्या होगा, चला जाएगा। या हम सिंपल इसको हम 5 एफ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या देगा, दैट विल गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट के फॉर्म में आएगा। अब हम डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड तो आसान होता है, किसी भी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देना है तो नंबर इनटू यूनिट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट हम कैसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है वेक्टर क्वांटिटी का, तो 2 तरीका है। मेथड 1 में क्या होता है, टेकिंग ईस्ट वेस्ट एंड north south direction as reference line। अगर ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ को हम एज अ रेफरेंस लाइन यूज करें, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। अब सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स है, ये O है, ये A वेक्टर है, और हमने इसका क्या बता दिया, पोजीशन वेक्टर बता दिया। सपोज ये कितना एंगल पे, यहाँ से 30 डिग्री पे है और यहाँ से 60 डिग्री पे है। दूसरा वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे B वेक्टर, इसका हमने डायरेक्शन बता दिया, यहाँ से कितना है, सपोज यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ से 30 डिग्री है। तो अगर हमको A का डायरेक्शन बताना है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर इज 30 डिग्री, किधर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। कितना है, ई से कितना 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, कितना डिग्री नॉर्थ की तरफ है, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। या हम इसी को बोल सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेंगे। या अगर हमको पूछा जाए कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखेंगे। या अगर हमको नॉर्थ से ईस्ट के साइड में कितना है वो बताना है तो हम ऐसा लिखेंगे, और बी वेक्टर इज 30 डिग्री 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे।
है ना, कितना डिग्री है वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ है। तो एक तो ये तरीका हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे वही एग्जांपल जो मैंने लिया था कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव किया, तो ईस्ट की तरफ उसकी वेलोसिटी क्या थी, 3 मीटर पर सेकेंड थी। और उसके बाद क्या हुआ, वो किधर मूव किया, नॉर्थ की तरफ मूव किया, और उस टाइम उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी। तो अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और वो किधर साइड अभी मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड एज पर ट्रायंगल्स लॉ। एंड किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो मैंने बताया था कि ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या बताएंगे कि वेलोसिटी ऑफ द कार, ऐसे सपोज ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार या वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऐसा लिख सकते हैं, इज 5 मीटर पर सेकेंड्स, है ना, एंड इट्स डायरेक्शन इज कितना है भाई, डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इज 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे, या ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो लिखेंगे 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला केस क्या मैंने लिया, ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को एज अ रेफरेंस लाइन लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा है कि हम एक्स वाई एक्सिस को रेफरेंस लाइन के जैसा यूज कर सकते हैं। तो मेथड 2 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मेथड 2 में, इन मेथड 2 x and y axis are used as reference line। तो यहां पे हमने क्या किया, x और y एक्सिस ले लिया, ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस है, और ये ऐसे ही पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y हो जाएगा। अगर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट इधर साइड में 30 डिग्री पे है और उसका पोजीशन क्या है, सपोज ओ ए मैंने ले लिया, या ये ए वेक्टर है, इसका पोजीशन अगर पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज 30 डिग्री अबव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरीके से बताएंगे। अगर दूसरा वेक्टर हमने इधर साइड में ले लिया, सपोज ये बी वेक्टर है और इसका एंगल सपोज हमने कुछ ले लिया 45 ले लिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी वेक्टर इज 45 डिग्री अबव नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है डायरेक्शन बताने का या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो मैंने बताया मैग्नीट्यूड के लिए मॉड्यूलस लेते हैं, डायरेक्शन के लिए पहला मेथड है हम ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को एज अ रेफरेंस लाइन यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा एक्सिस को हम एक्स वाई एक्सिस को एज अ रेफरेंस लाइन यूज़ करके उनसे कितना एंगल पे वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ ए क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी देन इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे विल ओबे द ट्रायंगल लॉ एज वेल एज parallelogram law, but the quantities which have direction, but all the quantities which have direction and magnitude, which have magnitude and direction need not to be a vector quantity। जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल लिया, क्योंकि वो वेक्टर्स लॉज को ओबे नहीं करते हैं। मैंने सरफेस टेंशन की बात कर ली, मैंने प्रेशर की बात कर ली, ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करते हैं, इसलिए डायरेक्शन के होते हुए भी इनको हम वेक्टर नहीं बोलते बल्कि टेंसर बोलते हैं। और अगर एग्जाम में आपको टेंसर की बजाय कुछ स्केलर दिया है और वेक्टर दिया है, टेंसर नहीं दिया है, तो आपको स्केलर उसको मेंशन करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं द टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो फ्रेंड्स टाइप ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर्स में पहला वेक्टर देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर्स which have magnitude 1 and have direction in the direction of given vector. The unit vector of a given vector has magnitude 1 and its direction is same as that of the given vector is called as unit vector. ऐसा वेक्टर किसी दिए हुए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, हम यूनिट वेक्टर किसका फाइंड आउट करते हैं? अगर हमको कोई वेक्टर दिया हुआ है तो किसी दिए हुए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है बट डायरेक्शन वही होता है जो उस दिए हुए वेक्टर का होता है। तो क्या लिखेंगे?
the unit vector of a given vector is a vector whose magnitude is 1 and have direction same as that of given vector. फॉर एग्जाम्पल, अब यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे या लोअर केस का भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए कैप, या हम एन कैप का भी यूज कर सकते हैं. ओके, हम ए कैप या स्मॉल ए कैप या एन कैप का भी. अब इसको, ये जो ऊपर लगा हुआ है, इसको हम क्या रीड करते हैं? अगर ए कैप, इसको क्या रीड करते हैं? इसको ए कैप रीड करते हैं, या इसी को ए हैट भी यूज करते हैं, रीड करते हैं, या इसी को हम ए कैरेट भी रीड करते हैं. तीनों रीड कर सकते हैं. ए कैप भी रीड कर सकते हैं, ए हैट भी रीड कर सकते हैं, ए कैरेट भी रीड कर सकते हैं. ये आपको याद रखना है हमेशा. ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया वेक्टर का अब ये यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? ये खाली किसी दिए हुए वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है. अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन मिल जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमको ए वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए होगा. अब सपोज ये वेक्टर ए है और ये किधर है? ईस्ट की तरफ है. तो ए लिखा यानी इसका खाली लेंथ मिलेगा, इस पर कोई एरो नहीं रहेगा. अगर हमने ए लिखा तो कोई भी एरो नहीं रहेगा. लेकिन अगर इसी ए में इसके यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब अपर केस या लोअर केस कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो इसको क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए कैप लिख सकते हैं. यानी किसी दिए हुए वेक्टर को हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? गिवन वेक्टर, हम ऐसा लिख सकते हैं, गिवन वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा गिवन वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर. तो इसका मतलब अगर हमको स्मॉल ए कैप की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? ए वेक्टर अपॉन ए से क्या करेंगे? ए वेक्टर को ए से डिवाइड कर देंगे. तो याद रखना, जैसे मैंने ये बोला कि एफ वेक्टर बराबर क्या है? 5 न्यूटन ईस्ट में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट. तो एफ क्या होगा? एफ विल बी ओनली 5 न्यूटन. तो अगर हमको एफ कैप निकालना है तो क्या करेंगे? एफ वेक्टर अपॉन एफ कर देंगे. तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा खाली ईस्ट मिल जाएगा. हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा किधर एक्ट कर रहा है. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा. इसका कोई यूनिट नहीं होता है. देयर इज नो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट वेक्टर. कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है. अगर मैंने बात की कि यूनिट वेक्टर, सपोज ये क्या है? हमने फोर्स अप्लाई किया एफ वेक्टर किधर साइड में? एफ वेक्टर अप्लाई किया, एफ वेक्टर इक्वल्स टू 5 न्यूटन ईस्ट है. इसको हमने ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. ये एफ वेक्टर है. तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? एफ कैप क्या होगा? एफ कैप इधर साइड में होगा जिसका लेंथ खाली 1 होगा. सेम डायरेक्शन होगा. किधर होगा? ईस्ट की तरफ होगा, है ना. और इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा.
एफ कैप इज व्हाट 1 और किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। अगर ऐसे ही आपको क्या मिल गया, सपोज F इज इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और F कैप आपको दिया है, ये किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आपको F वेक्टर निकालना है। तो F वेक्टर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन इंटू क्या करेंगे आप, F कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ। तो ये फोर्स को क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। तो यूनिट वेक्टर करता क्या है, यूनिट वेक्टर जिस भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई होता है उस क्वांटिटी को डायरेक्शन दे देता है। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग हम किस यूनिट वेक्टर्स का नोटेशन यूज करते हैं, अलोंग द एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस the unit vectors are represented by I cap, j cap and k cap respectively। अगर पूछा जाए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आई कैप होगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप होगा। जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप होगा। अगर माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ माइनस जे हो जाएगा। नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये हमको पता चल गया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे है एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग के है। तो अगर हमको बोला जाए कि 5 न्यूटन फोर्स को हमको किसके अलॉन्ग रिप्रेजेंट करना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हम क्या लिखेंगे, सपोज ये एफ दिया है, एफ बराबर 5 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू क्या लिख लेंगे, आई कैप लिख लेंगे। तो ये क्या दे देगा 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन में आई का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5 न्यूटन आई कैप लिख लेंगे इसको। तो इससे पता चल जाएगा कि फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस का। अगर हमने ऐसा लिख लिया, सपोज डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, एक्स वेक्टर बराबर 2 आई कैप लिखा हुआ है, 2 आई कैप मीटर, तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है। अगर हमने ऐसा लिख लिया, सपोज वेलोसिटी v वेक्टर लिख लिया, इट इज़ -2j कैप है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो किधर हमने रिप्रेजेंट किया है, नेगेटिव y डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ। वेलोसिटी किधर है 2, ये सपोज किस में, मीटर पर सेकेंड्स में है, तो 2 मीटर पर सेकेंड्स किधर है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, नीचे की तरफ है। तो वेक्टर के फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, इसकी तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, -j कैप होता है। तो किसी दिए हुए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन वही होगा जो उस वेक्टर के पास होगा। ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो इसका यूनिट वेक्टर इसका यूनिट पार्ट हो जाएगा, छोटा सा पार्ट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा। इसका कोई भी यूनिट, इट इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका काम क्या होता है, किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। अब आइए फ्रेंड्स हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा क्या है वेक्टर हमारा, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 बट उसके पास आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। अभी मैं समझाऊंगा आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। ए क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो नल या जीरो वेक्टर को क्या लिखेंगे, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is 0 and has arbitrary direction is called a null और जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहला एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी, पहला एग्जाम्पल क्या है, वेलोसिटी
vector of a particle at rest is zero vector। अब आपको पता है कि जो पार्टिकल रेस्ट में है उसके पास वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। वो तो मूव ही नहीं कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो उसको एक जीरो वेक्टर बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ जीरो वेक्टर। वो भी क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। एक पार्टिकल जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, आपको पता है एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो डायरेक्शन कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ, मैं किसी न किसी पोजीशन पे खड़ा हूँ ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई पोजीशन ही नहीं है। तो मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वो जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, बट डायरेक्शन जीरो नहीं है बिकॉज मैं किसी न किसी डायरेक्शन में खड़ा हूँ। तो डायरेक्शन क्या है, एक पॉइंट पे तो रिप्रेजेंट होता है। अगर मैंने इतना बड़ा, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी हमने डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया, तो हर एक पॉइंट पे हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट का भी डायरेक्शन वही है, इस पॉइंट का भी डायरेक्शन सबका सेम है, सबका डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने क्या किया, सबको एक ही डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये सपोज क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, सपोज 5 मीटर है, तो इसमें हर एक एक मीटर का डायरेक्शन क्या सेम है, इसीलिए सबको ऐड कर दिया क्योंकि डायरेक्शन सबका सेम है। और पूरे एरो को क्या किया हमने, एक सिंगल डायरेक्शन दे दिया। तो ये सिंगल डायरेक्शन हर एक इसके पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हर पार्ट का डायरेक्शन यही है जो इस एंड का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे याद है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट को कम करता जाऊँ तो किस पे फर्क पड़ रहा है, आप देखो मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो एरो का लेंथ होता है वही क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट कम करते जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। अब ऐसा हम कर दें कि स्टार्टिंग पॉइंट हो ही ना, खाली एंड पॉइंट बचे, तो एक पॉइंट तो कम से कम बचेगा जहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल पॉइंट क्या होता है, सफिशिएंट होता है। अब मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जीरो का मतलब कंप्लीट एब्सेंस नहीं होता है, जीरो का मतलब होता है पॉइंट, और पॉइंट का ना तो कोई लेंथ होता है ना तो कोई ब्रेड्थ होता है। इस पॉइंट पे हम डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट डायरेक्शन तो जीरो नहीं हो सकता। मैं इधर खड़ा हूँ तो मैं किसी न किसी डायरेक्शन में खड़ा हूँ, भले ही मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। मैं एक पोजीशन पे खड़ा हूँ, उस पोजीशन पे मैं अपने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। पोजीशन भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो मेरा पोजीशन क्या है, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, एक पॉइंट पे किसी न किसी डायरेक्शन में खड़ा हूँ, ईस्ट में खड़ा हूँ, इधर साउथ में खड़ा हूँ या नॉर्थ में खड़ा हूँ, है ना, इधर हो गया वेस्ट में खड़ा हूँ। तो डायरेक्शन जीरो नहीं हो सकता है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो सकता है। एक बड़े मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अगर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा, हम क्या बात कर रहे हैं, पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ये पूरे लेंथ का हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इट इज नॉट एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। बात समझ में आई? तो हम जब एक पॉइंट पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट का कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होता है पॉइंट का। बात समझ में आई? जबकि ये क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके बना हुआ है, इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स के डायरेक्शन को हमने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया। मेरा मर्जी चाहे तो मैं हर एक पॉइंट्स को डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करूं, सबका डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमने क्या किया, एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जो इसको लीड कर रहा है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि हर एक पॉइंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन भी जीरो हो, डायरेक्शन एज इट इज बना रहेगा, डायरेक्शन जीरो हो ही नहीं सकता। अगर आप कहीं पे खड़े हो, मूव नहीं कर रहे हो, तो भी आप किसी न किसी डायरेक्शन में खड़े हो। अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड जीरो है, फोर्स का डायरेक्शन जीरो नहीं है, कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई हो रहा है। बात समझ में आई? तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड
इज जीरो एंड हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इसके बारे में हम आगे चल के और भी पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, आइए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। हमारा थर्ड टाइप क्या है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, ये सपोज दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है, देन दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स, ये दो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट, सपोज ये दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर दोनों का लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, देन दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द टू वेक्टर्स having same magnitude, अच्छा टू से ज़्यादा भी वेक्टर हो सकता है, द टू और मोर देन टू वेक्टर्स, द टू और मोर देन टू वेक्टर्स है ना, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पे वेक्टर ए ले लिया, दूसरा हमने वेक्टर ले लिया बी। अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी दोनों का मॉड बराबर होना चाहिए एंड दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम होने का मतलब है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर हो एंड ए वेक्टर जो है एंड ए वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर के, देन हम क्या बोलेंगे, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बोलेंगे। और अगर ये दोनों वेक्टर सेम है देन इनका डिफरेंस क्या होगा, एक जीरो वेक्टर हो जाएगा, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर को हम जीरो के ऊपर वेक्टर लगाते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने वहाँ पे नहीं बताया था। जीरो वेक्टर को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर एरो लगा देते हैं तो वो जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। जीरो क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्रेरी है। ओके, तो ये हो गया टू वेक्टर्स। अब देख लो फ्रेंड्स, ये जो इक्वल वेक्टर है ये प्रॉपर्टी हमको ये अलाउ करता है कि हम किसी दिए हुए वेक्टर को उसके पैरेलल उस पोजीशन से किसी और पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द वेक्टर। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी अलाउज टू मूव a given vector to another position without affecting its magnitude and direction, भाई इसी इक्वल वेक्टर की प्रॉपर्टी की वजह से हम किसी दिए हुए वेक्टर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक शिफ्ट कर सकते हैं बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अफेक्ट किए हुए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमने क्या ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज हमको यहाँ पे एक वेक्टर दिया इस तरीके से और ये वेक्टर ऐसा बता रहा है कि ये 30 डिग्री का एंगल अब हमको बताना है कि ये वेक्टर का पोजीशन क्या है। सपोज इसका लेंथ हमने क्या किया 5 मीटर ले लिया। अभी इसको हम बताना है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है और इसका लेंथ क्या है। तो इस वेक्टर को या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सेम वेक्टर, ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है या डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के बराबर एक हम इसके पैरेलल ओरिजिन से वेक्टर सेम एंगल पे ले सकते हैं, सेम वेक्टर ले सकते हैं जिसका लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये। तो अब हमने क्या किया, सीधे से उठा के इसको हमने ओरिजिन पे रख दिया, हमने शिफ्ट कर दिया और ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पे हम ए वेक्टर लिख सकते हैं या एस वेक्टर लिख सकते हैं। इस वेक्टर का भी लेंथ क्या है,
इस वेक्टर का भी लेंथ 5 मीटर है, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब इसको बताना है कि इसका पोजीशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं इसका कि एस वेक्टर इज 30 डिग्री अबव एक्स एक्सिस लिख सकते हैं। तो ये ऐसे ही बहुत सारे वेक्टर्स हैं, सबको आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो कहीं पे भी, यहाँ से यहाँ पे रख सकते हो, इसको यहाँ पे रख सकते हो, इसको यहाँ पे रख सकते हो। यही प्रॉपर्टी अलाउ करता है अपने को कि अगर हम कोई वेक्टर कहीं पे ड्रॉ कर दिया, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम ले जाके ओरिजिन पे उतने के बराबर लेंथ का और उतने ही एंगल पे क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम उस वेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर्स। अब हमारा थर्ड वेक्टर क्या है, थर्ड वेक्टर है निगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर्स। व्हाट इज थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ टाइप है निगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। तो निगेटिव या ऑपोजिट वेक्टर क्या है, द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी opposite or negative of each other if they have same magnitude but direction opposite to each other। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, सपोज ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्या किया हमने, उल्टे डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया, इसको हम क्या बोल देंगे, माइनस ए वेक्टर बोल देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए वेक्टर, ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज व्हाट, हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ A vector and A vector is negative of माइनस ए वेक्टर। सपोज हमने दो वेक्टर ले लिया, एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर है, दोनों का मॉड सेम है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। बट यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो बी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन ए वेक्टर इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर, या हम ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। जैसे दो इक्वल वेक्टर का डिफरेंस जीरो वेक्टर होता है, वैसे ही दो ऑपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर का सम क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। नेगेटिव एंड ऑपोजिट वेक्टर सेम ही होते हैं कॉन्सेप्ट। नेगेटिव वेक्टर किसी दिए हुए वेक्टर का निकालते हैं, तो अगर ए वेक्टर है तो उसका माइनस ए वेक्टर आएगा, माइनस ए का निकालेंगे तो माइनस ए का माइनस करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया हमारा फोर्थ नेगेटिव वेक्टर। अब आइए हम देखते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होगा, टू वेक्टर्स हैविंग same initial points or same point of application are called co-initial vectors। एग्जाम्पल में जैसे ये दो वेक्टर्स है,
ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम जगह पे है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। या एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स दो डायरेक्शन में काम कर रहा है, एफ वेक्टर इधर F1 वेक्टर है, दूसरा इधर F2 वेक्टर है, तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम जगह पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर होता है। दूसरा हम फोर्स वेक्टर ले सकते हैं, फोर्स वेक्टर के केस में हम क्या लेते हैं, सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और अगर कोई इनिशियल पॉइंट लेना है तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कोई इनिशियल वेक्टर के। कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट्स सेम है उनको कोई इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर सिक्स्थ वेक्टर कौन सा है, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर्स जिनके हेड क्या होते हैं एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज को टर्मिनल वेक्टर्स, है ना। द टू वेक्टर्स whose ends coincide with each other are called co-terminal vectors। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर बी है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों का हेड एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल वेक्टर। तो को टर्मिनल वेक्टर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब अगर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के एक ही पॉइंट पे फोर्स एक इधर से इधर एक्ट कर रहा है, दूसरा इधर से इधर एक्ट कर रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल वेक्टर्स बोलेंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगा, टू और मोर वेक्टर्स which act parallel to a straight line, are called collinear vectors। दो या दो से ज़्यादा वो वेक्टर्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हो या उसके पैरेलल एक्ट कर रहे हो, चाहे वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स कुछ भी हो, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं या एक ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, को लीनियर वेक्टर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर है, इनका लेंथ देखो अलग अलग है, इनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर है, इनका लेंथ अलग अलग है, ये दोनों को भी कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। और यहाँ पे एक और वेक्टर लिया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है बट फिर भी एक दूसरे के पैरेलल एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। ये सारे क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। अगर इसको देखा जाए इनको, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर भी। यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, इस केस में भी क्या है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि ये पैरेलल है फिर भी इनका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब आपको पता है इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं, सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, बट सारे के सारे पैरेलल वेक्टर्स जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी इक्वल वेक्टर्स। ऐसे यहाँ पे सारे के सारे
सारे के सारे अपोजिट वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं, बट सारे के सारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स जरूरी नहीं है कि क्या हो, अपोजिट वेक्टर्स हो। ओके, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है कोलिनियर वेक्टर के बाद वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है वो देख लेते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, ये सपोज ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होते हैं, टू और मोर देन टू वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन, चाहे वो इस वर्टिकल प्लेन में हो या ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो या ऐसे प्लेन में हो, किसी भी प्लेन में हो या इस तरीके से हो, ये तीनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। टू और मोर वेक्टर्स which lie in same plane are coplanar vectors। जैसे ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया और ये C वेक्टर हो गया, तो ये सब सारे क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। अब इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, कोप्लेनर वेक्टर्स के बाद जो लास्ट है वो हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, the unit vectors which are mutually perpendicular to each other are orthogonal vectors। अब आपको पता है कि x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज़ आई कैप। y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज़ j कैप। एंड z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज़ k कैप। ये x एक्सिस है, ये y है, ये z है, इसलिए ये तीनों को क्या बोलेंगे हम, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलेंगे। बिकॉज i j के परपेंडिकुलर है, j k और k और i आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इन तीनों वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं।